नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गौरव पांडे आपके गौरव पांडे ऑफिशियल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, जहां भी होंगे अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि जैसे ही पीसीएस का एग्जाम खत्म होगा उसके बाद ही तुरंत एनसीईआरटी की क्लास में आपके सामने स्टार्ट कर दूंगा। एनसीईआरटी की क्लास सुनने के बाद हो सकता है कि कई लोगों के मन में ये विचार आ रहा हो कि अरे सर, एनसीईआरटी फिर वही एनसीईआरटी, मैंने पढ़ी तो हुई है, एनसीईआरटी तो सर पढ़ते ही रहते हैं। नहीं, ये गलती मत समझिएगा, ये वाकई में बहुत बड़ी गलती है। इसका रीजन क्या है कि अगर हमने एनसीईआरटी को पढ़ा होता तो शायद आज तैयारी करने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती, या हम सब बराबर होते, कोई हमसे बेहतर नहीं होता या कोई हमसे खराब नहीं होता तैयारी के मामले में। एनसीईआरटी जो है ये एक ऐसी चीज है कि जब आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बिहार की तैयारी कर रहे हो, बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हो, या उसके साथ साथ क्या कहते हैं आप स्टेट के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो जब भी आप पढ़ते हैं तो आपको ये कहा जाता है कि भाई क्लास 6 से 12 तक आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लीजिए। और क्लास 6 से 12 को अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए, इसका मतलब ये होता है कि हमने शुरू में एनसीईआरटी पढ़ा ही नहीं। भाई क्लास 6 सभी ने पढ़ा होगा, क्लास 12 सभी ने पढ़ा होगा, तभी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं। अगर इस एनसीईआरटी को ढंग से स्कूल में हम लोगों ने पढ़ा होता तो हमें शायद जरूरत ही नहीं पड़ती कि जब हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमें एनसीईआरटी पढ़ना है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सर ऐसा क्या खास बात है, एनसीईआरटी की किताब है मेरे पास, या मेरे पास पीडीएफ है, या सर हमने पढ़ा हुआ है। देखिए दोस्तों, बात क्या है कि हो सकता है कि आपकी अलमारी में बहुत सारे कपड़े रखे हों, लेकिन कोई कपड़ा ऐसा होगा जो आपको ज्यादा पसंद होगा, जिसे आप बार बार पहनना चाहते हैं। हो सकता है कि दूध को कम गर्म करेंगे तो मलाई नहीं आएगी, दूध को ज्यादा गर्म करेंगे तो ऊपर मलाई आती है। मतलब क्या कि हमने स्कूल में जब पढ़ाई की तो हमने उस लेवल से पढ़ाई की कि एक क्लास में 40 लड़के हैं, 50 लड़के हैं, 60 लड़के हैं, हमें उनमें फर्स्ट आना है। पर उसी तरह कि करोड़ों लोग अपनी क्लासेस में फर्स्ट आते हैं, आपके स्कूल में भी एक क्लास के कई सारे सेक्शन होंगे, उस सेक्शन में भी कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड आता होगा। बस मुद्दा यह था कि उस समय जब हम पढ़ रहे थे तो हमारा कंपटीशन हमारी क्लास में मौजूद उन 30, 40, 50, 60 लोगों के साथ था। और आज की डेट में वो कंपटीशन हमारा करोड़ों के साथ है, क्योंकि ऐसे कई सारे लाखों बच्चे हैं, करोड़ों बच्चे हैं जो अपनी क्लास में फर्स्ट आए होंगे। पैटर्न क्या होता है कि दोस्तों, पढ़ने का लेवल ऑटोमेटिक बदल जाता है। और हम आपके सामने एनसीईआरटी की पूरी किताब इसलिए खोल के रखे हैं, ऐसा नहीं हम चाहते कटिंग कर करके चीजों को लेके आ जाते, क्रॉप करके चीजों को लेके आपके सामने आ जाते, कितना ही जरूरी है। लेकिन ये आप समझेंगे कब कितना ही जरूरी है, जब आप अपनी किताब को अपने सामने खोलेंगे, आप क्लास को देखेंगे कि अच्छा यार, इतिहास में तो 16 पेज है, पहला वाला जो पोर्शन है। ठीक, अब आप कहेंगे सर कि ये पहला पेज तो किसी ने नहीं पढ़ाया। अब किसी ने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया वो मतलब नहीं, यहीं से चालू होता है इतिहास की सामान्य रेखा और उसके स्रोत। रीजन क्या है कि इतिहास का उद्भव कैसे हो रहा है, इतिहास आ कैसे रहा है, पहले क्या इतिहास था, आज क्या इतिहास है, ये जब जानने के लिए हमें इतिहास की इन चीजों के बारे में जानकारी लेना अति आवश्यक है। खास बात क्या है कि हर प्रत्येक एनसीईआरटी की क्लास को आप टाइम देकर ध्यान से देखिएगा। और अगर आपके पास किताब है तो सो गुड, नहीं है पीडीएफ है तो बहुत बढ़िया। और एक पेन और कॉपी लेके बैठिएगा तो आपको एक चीज, जैसे क्या होगा कि सर आज ने क्लास 6 का चैप्टर 4 पढ़ाया, अच्छा उस चैप्टर 4 में केवल 6 पॉइंट या 7 पॉइंट जरूरी है, उनको आप नोट डाउन कर लीजिए। कोई भी परीक्षा आप दीजिए, कोई भी परीक्षा दीजिए, उसमें आपको बेसिक ज्ञान बहुत जरूरी होता है। इसीलिए क्लास 6 से 12 तक की क्लास को इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है। जब हम स्कूल में रहते थे तो माता पिता, ठीक है, या हमसे बड़े भाई बहन लोग या टीचर लोग कहते थे कि बेटा अभी अच्छे से पढ़ लो, आगे चलकर यही काम आएगा। लेकिन उस समय हम वही पढ़ते थे जो हमें जरूरत है, और जब हम कंपटीशन में आए तो हमें फिर वो सब भी पढ़ना पड़ रहा है जो जरूरत नहीं है। तो सबसे खास बात क्या है कि एनसीईआरटी की पूरी क्लास, क्लास 6 से लेकर 12 तक जितने भी अध्याय आपके इतिहास से जुड़े हुए हैं वो आपके सामने अब प्रत्येक दिन आपकी क्लासेस से साथ जाएंगे।
पहला चैप्टर क्या है कि देखिए दोस्तों, शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। अब इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए कि इतिहास की समय रेखा की बात कर रहा है। समय रेखा मतलब क्या होता है? समय रेखा मतलब होता है कि कब वो समय से क्या हुआ, उसकी शुरुआत हुई। अब मान लीजिए कि जब हिमयुग था, बर्फ वरफ पड़ी हुई थी, तो भाई उस समय की भी जानकारी हमको मिलती है, लेकिन उस समय का इतिहास क्या है उसको भी जानना जरूरी है। फिर वहां विज्ञान का उद्भव हो जाता है। चलते हैं धीरे धीरे आगे चलते हैं, एक एक पेज को, एक एक पॉइंट्स को समझते हैं, और जो पॉइंट जरूरी होगा उसको मैं सर्किल कर दूंगा या अंडरलाइन कर दूंगा, उसको स्पेशली ध्यान रखिएगा। और जितने भी आसान शब्दों में व्याख्या हो सकेगी किताब को छोड़कर, क्योंकि एनसीईआरटी एक लाजवाब किताब है, रंग बिरंगी किताब है। बचपन में हम लोग उठते थे तो पढ़ते थे, चलो चलो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई मुंह धो लो, उसमें ऐसे कार्टून बना रहता है, अच्छा लगता था। तो उसी तरह क्या है कि एनसीईआरटी कहती है कि हमें पढ़िए, हमें समझिए, लगता है कि वो हमसे बात कर रही है, और बस इसी चीज को मैं माध्यम के रूप में आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूं। जैसे कथन है, कथन किसका है? ईएच कार का कथन है। अब जैसे कोई हाई लेवल का एग्जाम देता है तो जिसमें थिंकरों की बात पूछी जाती है, तो उसमें ईएच कार का कथन क्या मिलता है कि इतिहास अतीत एवं वर्तमान के मध्य एक अनवरत संवाद है। मतलब अतीत और वर्तमान, अतीत और वर्तमान मतलब बात समझिएगा। जैसे कभी कभार लगता है ना कि हम लोग कहते हैं कि यार लग रहा है कि हमने अतीत में कोई बहुत बड़ी गलती कर दी, इसलिए वर्तमान ना सही नहीं हो रहा। या लोग कहते हैं कि भाई आप अपने कर्मों की सजा भोग रहे हो, ऐसा सुनने को मिलता है। अतीत में मेहनत नहीं किया इसलिए वर्तमान में ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। यही पर्टिकुलर हर व्यक्ति का अपना एक इतिहास इसी रूप में आता है कि वो अपने वर्तमान को कैसे सुधारता है अपने अतीत को ध्यान में रखते हुए। तो वो अतीत और वर्तमान के मध्य एक संवाद है, और ये हमेशा चलता रहता है। आज का दिन बीतेगा, कल का दिन आएगा, तो आज का दिन अतीत होगा, आज की कुछ बातें आपके वर्तमान से जोड़ी जाएंगी, और यह संवाद आज के समाज एवं कल के समाज के मध्य अतीत के आलोक में ही वर्तमान समाज को पूर्णता समझ सकते हैं। मतलब कल जो हो गया उसे जरूर ध्यान में रखें, लेकिन उसको ध्यान में रखते हुए वर्तमान को ना हम खराब करें। समाज जनरली क्या होता है? समाज जनरली क्या संबंधों का खेला है। समाज बन गया, पहले कबीला था, या पहले लोग क्या कहते हैं ऐसे खुला जीवन व्यतीत करते थे। फिर धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, समाज कबीला एक छोटे गांव के रूप में होने लगा, फिर गांव के साथ साथ वो एक बड़ा जिला होने लगा, फिर समाज होने लगा, संबंधों के संबंध रिश्तेदार सबके आपस में बोलचाल होने लगे। तो ये चार केवल इतिहास की ये व्याख्या करते हैं। अगर इसको सीधी लाइन में हम समझना चाहें तो ये है कि इतिहास का अध्ययन हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपने अतीत को और अपने वर्तमान को एक दूसरे से जोड़ सकें, और उसको ध्यान में रखते हुए कि जो चीजें वर्तमान में उसी पर फोकस करें। मतलब अतीत में जो गलतियां कर दी गई हैं उसको वर्तमान में ना दोहराएं। अब मुद्दा होता है कि जब इसकी हम शुरुआत करते हैं, देखिए यहां पर बना भी हुआ है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वाली चीजें। अब हर एक चीज नहीं जाननी है हमको। क्यों नहीं जाननी है? क्योंकि मैंने क्या कहा कि अगर आपके पास किताब है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो पीडीएफ है तो बहुत बढ़िया है। यही चीज कंपटीशन क्या है, कंपटीशन और स्कूल लेवल को यही चीज डिफरेंट कर देता है। स्कूल में हर चीज पढ़ना पड़ता था, कंपटीशन में केवल इंपॉर्टेंट चीज। जैसे हम अपने घर में जब सूजी का हलवा बनाते हैं तो उसमें चाहे ड्राई फ्रूट्स हो ना हो, खा लेंगे घपर घपर। लेकिन जब हम क्या करते हैं, कहीं जाते हैं किसी के यहाँ निमंत्रण में, अरे यार कजुइया तो बहुत कम डाले बा, बदमुआ इकट्ठ ही मिला बा। तो यही वो कंपटीशन है कि उस सूजी के हलवे से आपको काजू और बादाम निकाल के खाना है। मतलब एनसीईआरटी की आपको पूरा का पूरा निचोड़ लेकर आपके सामने रखना चाहता हूं कि ताकि एक कोई भी किताब हो तो उसमें हर चीजें जरूरी नहीं होती है, इसीलिए लोग कहीं पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। शुरुआत क्या होता है कि हम अतीत का अध्ययन किस प्रकार करते हैं। खैर, इतिहास क्या है कि इतिहास मानव के अतीत का अध्ययन है। प्रश्न बनता भी है कि इतिहास क्या है। तो इतिहास जैसे बहुत जगह अलग अलग परिभाषा है, लेकिन एनसीईआरटी ने एक सीधा और सरल लैंग्वेज में इसको कहा है कि ये मानव के अतीत का अध्ययन है, ये इतिहास। कहते ना यार माई पास्ट इज सो बैड, या मेरा पास्ट बहुत अच्छा था, तो उसी का जो अध्ययन है उसी को हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। अब मुद्दा यह है कि बहुत ही लंबा इतिहास है, ठीक है। अब जैसे यहां पर यह सब पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, इसको क्रॉस कर लीजिए अगर आपके पास किताब या पीडीएफ है। अब हम अतीत का अध्ययन किस प्रकार करते हैं, ठीक।
अब इसमें क्या है कि आपको याद है कि उस समय आयु क्या थी, मतलब आपको कितने समय तक अपनी चीजें याद है। अगर आपको उस समय तक अपनी चीज, बहुत लोगों को अपना बचपना याद होता है, कैसे बचपन में मार खाए थे, कैसे बचपन में टॉप किए थे, तो उसको आप सोच रहे हैं तो मतलब आप इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, वो यही लाइन कहना चाहता है। ठीक है। अब मुद्दा क्या है कि आपको ये विज्ञान की क्लास में पता चलेगा। इसका रीजन क्या है कि आप कहेंगे सर कि विज्ञान की क्लास में पता चलेगा, तो फिर आपने ये पॉइंट क्यों, जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि इतिहास जब आएगा, जब मानव का उदय होगा, तभी तो हम लोग विज्ञान में जीव विज्ञान बायोलॉजी पढ़ेंगे, तभी तो बायोलॉजी पढ़ेंगे। तो शुरुआत क्या होती है कि ये जो पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी ये पूरा हिमयुग था। ठीक। फिर उसके बाद अमीबा आता है जिसमें एक सेल होते हैं, ठीक, एक कोशिका। अमीबा के फिर पैरामीशियम, युगलीना, ठीक है। ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते फिर क्या होता है कि ये कवक आते हैं, मशरूम जिसको कुकुरमुत्ता वगैरह कहते हैं। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, प्रवाल आते हैं। फिर ये सब धीरे धीरे करते करते क्या है कि इसी तरह मनुष्य का क्या होता है, उद्भव हो जाता है। अब मुद्दा यहां पर क्या है, किताब हो या ना हो दोस्तों, लेकिन पॉइंट्स को नोट करते जाइएगा। अब मुद्दा क्या है कि ये जो नीली बत्ती और ये ब्लू और ये हरी है, ये बता क्या रही है, ये बता रही है कि यहां से यहां तक अरबों वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं। आज की डेट में 60-65 साल आदमी जी जाए, बड़ी बात है। फिर वो बता रहे हैं कि ये जो लाइन है यहां तक, ये करोड़ों वर्ष पूर्व है। और फिर उसके बाद जो हरी लाइन है वो वर्षों पूर्व कहने का मतलब क्या हुआ कि आदि मानव। ठीक। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दल, 1 करोड़ साल पहले आदि मानव हुए। आदि मानव मतलब जैसे लोग कहते हैं कि भाई हमारा उद्भव बंदर से हुआ है, ठीक है, हमारा उद्भव क्या कहते हैं, आदि मानव से हुआ है, जो थोड़ा चिंपांजी टाइप के थे, ठीक, जो थोड़ा बंदर टाइप के थे। उसके बाद क्या होता है कि फिर 1 लाख साल के आसपास अग्नि की खोज होती है। ये आप जानते हैं, अगर इतिहास के पैटर्न की हम बात करें तो अग्नि की जो, अगर हम खोज की बात करें, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये नहीं कि केवल किताब पढ़ के चले जाएंगे, आपको पूरा ब्रीफली चीजों को समझाएंगे। तो खोज जो हुआ था वो पूरा पाषाण काल में हुआ था, आपको याद है, खोज हुआ पूरा पाषाण काल। और इसका जो प्रयोग चालू हुआ या प्रचलन, ठीक, प्रयोग नहीं, अगर प्रचलन शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं तो ज्यादा बेहतर है। तो इसका जो प्रचलन चालू हुआ वो कब हुआ, तो वो नवपाषाण काल में हुआ। उसी बात को यहां लिख रहा है। फिर उसके बाद बताता है कि होमोसेपियंस का उदय हुआ। ठीक भाई, होमोसेपियंस मतलब यहां पर क्या है, जैसे पाषाण काल को 3 भागों में हम बांटते हैं, ठीक, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। उसी तरह पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया, निम्न पूरा पाषाण काल, उच्च को मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। जिसमें उच्च पूरा पाषाण काल में इस बात को माना गया कि होमोसेपियंस का धीरे धीरे उदय माना गया। जैसे कि नर्मदा घाटी के किनारे सोनकिया जी को एक मानव की खोपड़ी मिली थी, कंकाल मिला था, लेकिन वो आज की डेट में जैसे आदमी का, मनुष्य का जो खोपड़ी उसके मुकाबले वो बड़ी थी, खोपड़ा था, लेकिन ये माना गया कि मनुष्य का उद्भव हो रहा है। मतलब आग का आविष्कार मनुष्य नहीं, आदि मानव ही कर चुके थे, लेकिन आदि मानव को प्रयोग करना नहीं पता था। जैसे छोटा बच्चा, क्या उसको आप मोबाइल दे दीजिए, वो मोबाइल में क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा गेम खेलेगा, कार्टून देखेगा। आजकल की मम्मी लोग है क्या करती है, टाइम नहीं है, कार्टून लगा दी, वो बेटा कार्टून देख रहा है, कार्टून दिखा के खाना खिला रहे हैं, कार्टून दिखा के नहला रहे हैं। उसको नहीं पता ना कि क्या करना है, कि वीडियो कॉल करना है, क्या करना है। तो उसी तरह आदि मानव लोगों ने आग का तो आविष्कार कर लिया था, लेकिन उनको पता नहीं था कि हम इसको प्रॉपर वे में क्या करें, प्रयोग कहां करें। और जब यही प्रयोग की बात आई तो फिर उसके बाद होमोसेपियंस आए। इसीलिए आग का प्रचलन जो है वो नवपाषाण काल के समय माना गया है। और फिर उसके बाद लगभग 6500 ईसा पूर्व लोग कहते हैं लेखन का विकास हुआ, लेकिन इसकी मान्यता जनरली हड़प्पा सभ्यता से ही मानी जाती है, क्योंकि जो लिखी हुई लिपि मानी गई, मतलब लिखी हुई लिपि जो पाई गई वो हड़प्पा सभ्यता में ही मिली है। हाँ, भले उसको हम पढ़ नहीं सके, लेकिन लिखा हुआ तो मिला था। इसके पहले क्या है कि जो प्रागैतिहासिक युग आता है उसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं पाया गया। जब लिखा हुआ पाया ही नहीं गया तो जाहिर सी बात है कि इंसान क्या थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे। अब कोई बात को नहीं नोट कर सकता ना, जैसे मान लीजिए कि मम्मी ने हमसे कहा कि बेटा सब्जी लेके आओ। अब मम्मी ने कहा कि बेटा सब्जी लेके आओ, तो डायरी में थोड़ी ना लिखेंगे कि आज मम्मी ने कहा बेटा सब्जी लेके आओ।
ये थोड़ी ना होगा। भले हम बाहर है तो मम्मी ने व्हाट्सएप कर दिया बेटा 2 किलो आलू 3 किलो बैगन लेते आओ, हाँ वो पौराणिक साक्ष्य है, क्योंकि वो व्हाट्सएप में लिखा हुआ है कि मम्मी ने सब्जी मंगाई है। लेकिन हम बात जो करते हैं उसको हमेशा थोड़ी ना लिखते हैं। तो हो सकता है कि क्या कहते हैं, हो सकता है क्या यही बात फैक्ट है कि क्या है कि लेखन के पहले लोग बोलचाल में ही अपनी चीजों को समझा देते थे, उन्हें लिखने की जरूरत नहीं थी, या उन्हें ज्यादा लोगों से मतलब नहीं था। वो छोटे छोटे कबीले थे, एक जगह अपना परिवार लेके रहते थे 8-10 लोग। अब भाई किसी को बात करनी हो, बोलो लो लो आ जाओ, बात कर लिया, हाला हाला अच्छा मार करना है, तो उस तरह वो अपने बात को, अपने संवाद को शेयर करते थे। फिर उनके जो लेखन की जो शैली चालू हुई वो लगभग हड़प्पा सभ्यता ही है, लेकिन इसमें 6500 ईसा पूर्व के आसपास दिया हुआ है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। या इसको ऐसे जोड़ लीजिए कि 6500 वर्ष पहले जोड़ लेते हैं तो 2000 वर्ष ये चल रहा है, 2000 में 6.5 तो 3500, सॉरी 4500 हो गया, ठीक, तो वही आसपास माना गया है। एकदम ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, हर एक पॉइंट्स को एकदम आपको क्लियर करते चलेंगे, अगर वाकई में आपको समझना है कि चीजें है क्या। अब मुद्दा क्या है कि ये तो फिर भाई आप जीव विज्ञान की चीजें हो गई। अब मुद्दा आता है, ये क्या मुद्दा आता है सबसे बड़ा, ये लोग, क्या लोग, कई तरह के लोग हैं, जैसे भूविज्ञानी, ठीक, जीवाश्म विज्ञानी, मानव विज्ञानी, पुरातत्व विज्ञानी, ठीक। भूविज्ञानी क्या, जो जमीन से जुड़ी हुई चीजों को निकालते हैं, उसकी खोज करते हैं। मान लीजिए कि कहीं हम खुदाई कर रहे हैं, ठीक, हमको कुछ एक ऐसी चीज वहां पे मिली जो हमको बड़ी अनमोल टाइप की लगी, तो फिर हम उसका आरसीडी किए, मतलब रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग, इसमें हम कार्बन C14 का प्रयोग करते हैं, एक माध्यम है जिससे हम लोगों की या चीजों की आयु निकालते हैं। अब क्या होता है कि यहां पर क्या लिखा है, अनेक लोग पृथ्वी के इतिहास का अध्ययन करते हैं, भाई ठीक है, भूविज्ञानी भी करते हैं, जीवाश्म विज्ञानी मतलब क्या, जिनको हड्डियां वगैरह मिलती हैं वो भी करते हैं। मानव विज्ञानी क्या, कि मान लीजिए कोई कबीला है, उस कबीले में लोग रह रहे हैं तो वहां पे लोग जाकर उनका अध्ययन करते हैं। आजकल तो इतना डेवलप हो गया है, नेटवर्क इतना डेवलप हो गई है, सोशल साइट पता चल जाता है। जैसे कोई एक जाति थी कि जब सुनामी आया था तो वो लोग लगभग 15 से 20 दिन या 1 महीने तक समुद्र के नीचे ही कंटिन्यू रहे, कैसे इतनी देर सांस रोक लिए, ठीक, कबीलों के बारे में। पूरा तत्व विज्ञान तो भाई जो पुरानी चीजें उनके बारे में। तो इसीलिए इस अध्ययन को, अब ये सब नहीं लिखने की जरूरत है ना, किताब में लिखा हुआ है, लेकिन पढ़ने की थोड़ी ना जरूरत है। मैं इसीलिए पूरी किताब लेके आया हूं कि एक आप अगर अपना टाइम हमें दे रहे हैं तो उस पूरी किताब में कितना जरूरी है वो मैं आपको दूं। अब सिर्फ मैं जरूरी जरूरी लेके चलाऊंगा फिर आप कहेंगे सर आपको इतना ही पता है। तो हुआ क्या कि ये लोग हैं जो हमें पृथ्वी के साथ साथ हमारे अतीत, ठीक, और मतलब पास्ट के बारे में जानने के लिए सहायक है। ये जो जीव विज्ञानी, मानव विज्ञानी, ये सभी लोग हैं। अब आता है कि उसमें ये पॉइंट हमेशा एनसीईआरटी में याद रखिएगा कि लेफ्ट और राइट में जो भी चीजें रेड कलर या ब्लू कलर से लिखी रहती हैं वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो चीजों को एक्सप्लेन करता है। जीव जंतुओं के पद चिन्हों या पौधों के अवशेष चिन्ह जो कि मृदा अथवा शिलाओं की परतों के बीच संरक्षित पाए जाते हैं। जैसे कभी कभार हम लोग पहाड़ में घूमने गए, ठीक, पहाड़ी एरिया में, तो वहां देखेंगे कि पहाड़ के बीच में एक छोटा सा पौधा निकला है, खूबसूरत पौधा, हम नहीं देखे, हमने तो उसको खूबसूरत समझा, लेकिन जो उसके बारे में जानना चाहेगा वो उसका क्या करेगा, अध्ययन करेगा। अब हम लोग मान लीजिए गए कि कहीं पर, अब देख रहे हैं कि हड्डी पड़ी है, अब समझ में नहीं आ रहा है कि बिचखोपड़ा की हड्डी है कि गो की हड्डी है, हमसे क्या मतलब, हम क्रॉस करके चले गए। लेकिन उसको जो ये विज्ञान वाले लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। अब वही चीज को इसने एक्सप्लेन किया है कि जैसे, अब मेरी बात समझिए, भूविज्ञानी क्या होते हैं, ये जैसे क्या कहते हैं कि पृथ्वी के भौतिक स्वरूप, मतलब मृदा, पत्थर, पहाड़ी, पर्वत, नदियां, महासागर और पृथ्वी के अन्य हिस्सों का अध्ययन करते हैं। भू माने आप सीधा समझ लीजिएगा पृथ्वी, तो पृथ्वी के जो चीजें हैं उसका, जो पृथ्वी की सारी चीजें हैं, लेकिन ये सब चीजें जो पृथ्वी की हैं वो पृथ्वी पर ही रहेंगी। हम हो सकता है ना रहे, आज हैं, हो सकता है कुछ दिन बाद हम चल बसे, लेकिन ये चीजें रहेंगी, तो इनका अध्ययन भूविज्ञानी करते हैं। जीवाश्म क्या वाला, जीवाश्म विज्ञानी क्या करते हैं, वो करोड़ों वर्ष के पूर्व पेड़ों और क्या कहते हैं पशुओं एवं मानव के अवशेषों का अध्ययन करते हैं, अभी मैंने आपको बताया। मानव विज्ञान क्या, मानव समाज एवं संस्कृतियों के अतीत से लेकर वर्तमान तक का अध्ययन करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको कबीलों का एग्जाम्पल दिया। देखिए पढ़ा रहे हैं क्लास 6, लेकिन एक्सप्लेन कर रहे हैं आपका नौकरी लायक, बात समझिए मेरी।
आप नौकरी का तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये समझिए कि हम फिर से बच्चे हो गए। जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, काहे नहीं पढ़ता था, इस बात का आज पछताता है। तो ये समझिए कि हम क्लास 6 में बैठे हैं और हम फिर से अध्ययन कर रहे हैं। हाँ, आपको क्लास 6 से क्लास 12 पास होने में 6 साल लगा होगा, बहुत लोगों को सकता है 10 साल भी लगे हो, ठीक है। लेकिन मुद्दा क्या है कि ये 10 साल नहीं लेंगे। पुरातत्व विज्ञान वाला क्या है, ये सब मानव, पौधा, पशुओं, अपने जैसे उपकरण, घड़े, पात्र जैसे इतिहास का पुरातत्व विभाग मतलब आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जैसे हड़प्पा सभ्यता के नगर हो गए, या वेदों के बारे में हो गया, या मिट्टी के बर्तनों के बारे में, कब के बने हैं कब के नहीं बने हैं, तो इन सभी के अध्ययन करने वाले ये सब विज्ञानी हैं। ये सब एक नॉर्मल सी बात है जिसको सबको जान के रखना चाहिए कि हम अतीत को अगर जानते हैं, अतीत का हमको ध्यान करना है, तो उसकी खोज कितने प्रकार के विज्ञानी करते हैं, तो भूविज्ञानी, मनोविज्ञानी, जीवाश्म विज्ञानी और पुरातत्व विज्ञानी। आशा करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर आता है सबसे बड़ी बात, इतिहास के समय की गणना। अब देखिए, कई लोग कहेंगे सर अरे ये तो नॉर्मल सी बात है, ईसा मसीह के जन्म के पहले ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के बाद ईसवी। हाँ ठीक है, मानता हूं आपको आता है, पर अभी एनसीईआरटी एक जगह आपको एक डाउट क्रिएट करेगी। बने रहिए क्लास में। आयोग दूसरी तरह उसका आंसर मानता है, लेकिन एनसीईआरटी दूसरी तरह आंसर मानती है, लेकिन हमें आंसर आयोग की तरह ही करना पड़ता है। तो ये कहता है कि प्रत्येक समाज एवं संस्कृति के पास समय की गणना करने के लिए अपनी प्रणालियां रही हैं। जैसे किसी व्यक्ति विशेष का जन्म अथवा किसी शासक के शासन का आरंभ एक नए युग का आरंभ होता है। जैसे कई लोगों को काल युग में अंतर नहीं पता है, इपिक और एरा क्या होता है। वो कहते हैं जो काल है वही युग है, हो ही नहीं सकता है, दोनों अलग है। मतलब यहां पर क्या है कि सबकी अपनी अलग अलग क्या है खास बातें थी जो उनके टाइम डिफरेंस को बताती है। ठीक, जैसे एक बात समझिए, जैसे मान लीजिए मैं हूं, मेरा एक अलग टाइम है, इतिहास पढ़ा रहा हूं तो मेरा ये टाइम मुझे बता रहा है। कोई भूगोल पढ़ा रहा है तो उसके भूगोल का टाइम उसे बता रहा है। मैं घर में रह रहा हूं तो मेरा ये टाइम बता रहा है। कुछ लोग महल में रह रहे हैं, उनका वो टाइम बता रहा है। कुछ लोग झोपड़ी में रह रहे हैं। तो इनका ये कहना है इतिहास का कि सभी लोग, जैसे भाई शुरू में क्या हुआ कि लोग आखेटक जीवन व्यतीत करते थे तो उतना जानकारी मिली नहीं, लेकिन जब लोग अस्थाई जीवन मतलब स्थायी जीवन करने लगे, घर बनाने लगे, कृषि करने लगे, तो फिर उनके बारे में साक्ष्य मिलना चालू हो गया, क्लू मिलना चालू हो गया, एविडेंस मिलना चालू हो गया। फिर जब राजा लोग आए तो भाई राजा लोग अपनी महानता में युद्ध करते थे, फिर उसके बाद अपने नाम के सिक्के वगैरह चलाते थे। उसके साथ साथ क्या करते थे, अपनी चीजों को शिलालेख, अभिलेख, इन तमाम चीजों में लिखवाते थे। उससे फिर राजाओं के बारे में जानकारी मिलने लगी। तो पूरी लाइन मिलाकर यही कहता है कि प्रत्येक समाज एवं संस्कृति के पास समय की गणना करने के लिए अपनी क्या है प्रणालियां है। अब युग क्या है, युग समय का एक निश्चित कालखंड है। याद रखिएगा, युग जो है वो समय का एक निश्चित कालखंड है। सवाल बनता है कि युग क्या है, मतलब ये 100 साल, 1000 साल या 1,00,000 साल भी हो सकता है किसी युग को। जैसे हिम युग कहा गया, हिम युग हो सकता है करोड़ों साल का रहा हो, मतलब करोड़ों साल तक बर्फ पड़ी रही, पूरी पृथ्वी बर्फ से ढकी रही, वो युग हो गया, वो काल नहीं होगा। याद रखिएगा, काल और युग में अंतर है। ठीक, इसको हमेशा याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले पेज पे, ध्यान से समझते जाइए दोस्तों। यहां देखिए, अब आते हैं। अब यहां पर एक चीज क्या आता है कि जनरली क्या होता है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग होता है। अब हम आपको बताते हैं क्या है इसकी खास बात, यहां पे समझिए। पूरी लाइन पढ़ने की अगर बात करें तो पूरी लाइन ये है कि उपयोग होता है साथ ही त्योहारों की तिथि गणना एवं अन्य मांगलिक कार्यों के लिए। हिंदू, मुस्लिम, यहूदी, चीनी आदि अन्य तिथि पात्रों का भी उपयोग करते हैं। पश्चिम में समानता ईसा मसीह के जन्म के वर्ष कैलेंडर का आरंभ माना जाता है। इस बिंदु के आगे वर्षों गणना की जाती है। इसको अंग्रेजी में एडी माने एनो डोमिनी कहते हैं। याद रखिएगा, क्या कहते हैं, एनो डोमिनी कहते हैं। ठीक, उसके साथ साथ इसको इंगित किया जाता है, एडी लैटिन का एक भाषा संक्षेप है जो ईसा के मसीह के जन्म के पहले की बात कहता है। परंतु अब विश्व भर में अंग्रेजी में एक शब्द आ गया है कॉमन एरा, या जिसको हम सीई कहते हैं। ठीक है, कॉमन एरा या सीई कहा जाता है। जैसे भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ तो इसको 1947 ईस्वी भी कह सकते हैं, इसको 1947 सीई भी कह सकते हैं। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ठीक, उस पर टिका हुआ है। जैसे क्या है, अब इसकी पूरा संक्षेप आपको बता देते हैं। तो जैसे इसी प्रकार ईसा मसीह का जन्म प्रारंभिक तिथि पूर्व की गणना में उल्टा होता है,
मतलब ईसा मसीह का जब जन्म हुआ उसके पहले का जो कैलेंडर है, जैसे गौतम बुद्ध जो पैदा हुए, महावीर स्वामी जब पैदा हुए, मौर्य वंश की जब स्थापना हुई, वैदिक युग जब आया, हड़प्पा सभ्यता जब आया, ताम्र पाषाण जब आया, ठीक है, पाषाण काल जब आया, उसके साथ साथ क्या कहते हैं, सुंग वंश के भी कुछ हिस्से जो है वो ईसा पूर्व ही चलते हैं। तो ये कैलेंडर उल्टा चलता था। क्यों? क्योंकि पश्चिमी मतलब वेस्टर्न लोगों ने ये माना कि हम जो कैलेंडर बना रहे हैं या जो हमारा उद्भव हो रहा है वो ईसा मसीह के जन्म के बाद ही हम मानते हैं। जब ईसा मसीह इस पृथ्वी पे आए हैं तब हम मानेंगे, और वही कैलेंडर को हम सी या एडी कहते हैं। अब क्या है कि प्रारंभिक तिथि से पूर्व वर्षों की गणना देखिए उल्टे क्रम में ही की जाती है। इसको अंग्रेजी में बीसी मतलब क्या, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, क्या कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट, ठीक, बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है। याद सॉरी याद रखिएगा क्या कहा जाता है, बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है, या बिफोर कॉमन एरा भी कह सकते हैं इसको, या बीसीई। ई शब्द का जो प्रयोग है वो लोग क्या कहते हैं, एडी में भी करने लगे हैं। जैसे यहां पर मैंने लिखा सी, एडी की जगह सी का इस्तेमाल है, और यहाँ पर बीसीई शब्द का प्रयोग होता है। अब उदाहरण मैंने गौतम बुद्ध का बताया हुआ है, खैर इस पे आगे चर्चा करेंगे। अब ये आप समझिए गैरगियन कैलेंडर क्या है। तो इस कैलेंडर सभी जानते हैं, कहेंगे सर ये तो नॉर्मल सी बात है, हमें पता है गैरगियन कैलेंडर क्या है। इसमें इसका उपयोग विश्व भर में होता है। 365 दिन मिलकर 12 माह बनते हैं, या इसकी और अच्छे से व्याख्या कर दें तो 365 सही 1/4, ठीक। और यही 4 साल बाद क्या होता है, ये एक दिन हो जाता है। तो जो लीप ईयर होता है वो कितने दिन का होता है, वो 366 दिन का हो जाता है, जैसे ये इसमें बताया गया है। क्या है, ये सब है लीप ईयर। अब मुद्दा क्या है कि यहां पर एक पॉइंट था जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। उस पॉइंट ने क्या कहा, उस पॉइंट ने ये कहा है कि गार्गियन कैलेंडर का तो इस्तेमाल होता है, गार्गियन कैलेंडर का, लेकिन जैसे बहुत सारे धर्म है, हिंदू मुस्लिम सबके बताया, तो उनके अपने जो त्योहार हैं वो उनके भी कुछ अपने ग्रंथ या पांचांग है जिससे बदलते हैं। जैसे क्रिसमस डे हमेशा 25 दिसंबर को ही आता है, लेकिन हमारा जैसे त्योहार है दिवाली, होली, दुर्गा पूजा, ये जो त्योहार है हम जी भले गए उसमें कैलेंडर में रहे, लेकिन ये हम अपने पंचांगों से निकालते हैं। जैसे इस्लाम धर्म में भी क्या है कि ईद कभी पहले आ गई, ईद कभी बाद में आ गई, ठीक है, बकरीद कभी पहले आ गई, बकरीद कभी बाद में आ गई, मुहर्रम कभी पहले आ गया, उनका अपना ग्रंथ है जिससे निकालते हैं। तो हिंदू धर्म में जनरली जो हम अपने त्योहारों की तिथि का आकलन करते हैं दोस्तों, उसके लिए हम गार्गियन कैलेंडर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो तो हम पैदा हुए, हमारा जन्म तिथि है 2 फरवरी 1993, हैप्पी बर्थडे टू मी, वो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अपने त्योहारों के लिए या क्या कहते हैं पूजा पाठ के लिए हम लोग जनरली किसका इस्तेमाल करते हैं, पंचांग का इस्तेमाल करते हैं। तो वही चीज इसने समझाया है कि मांगलिक या अनुकूल अथवा भाग्य लाने वाला शुभ समय, उदाहरण एक मांगलिक शुरुआत। कहने का मतलब क्या है यहां पर समझिएगा, विश्व में जो शैल चित्रकारी का प्रथम साक्ष्य मिला है वो 40,000 ईसा पूर्व, ये सन सा पूर्व, मतलब ये समझिएगा ईसा पूर्व की बात कर रहा है, सन सा पूर्व, ठीक। और ये फिर ऐसे एक छोटी सी बात इसने एक्सप्लेन की है कि वो कब तक लोग मानते हैं। अब होता क्या है, हाँ ये कुछ घटनाओं को दिखाया हुआ है। तो जैसे यहां पर एक सवाल बन सकता है, जैसे पीसीएस वगैरह के लिए, यूपीएससी के लिए, तो विश्व में शैल चित्रकारी के प्रथम साक्ष्य जो है वो लगभग 40,000 बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट पाया गया है। इसको याद रखिएगा। एनसीईआरटी इसीलिए पढ़ना जरूरी है कि बहुत सारी किताबें बहुत सारी नॉलेज देती है, लेकिन बहुत सारी नॉलेज हर किताबें नहीं दे पाती, लेकिन एनसीईआरटी वो आपको बहुत सारी के साथ साथ सारी नॉलेज देने का प्रयास करती है, क्योंकि वो आपका बेस क्लियर करती है। अब आते हैं यहां पर इसकी खास बात पर। अब यहां पर क्या आता है, ये आता है जहां पर एक जगह थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। क्या दिक्कत हो जाती है, जैसे इसको पढ़ लेते हैं तब समझाएं कि समझाएं तब पढ़ें। अच्छा पहले हम समझा देते हैं। यहां पर कह रहा है, इस पाठ्यक्रम की बात हटाइए, ये कह रहा है कि आइए पता लगाते हैं, ठीक है। इसने एक लाइन कही है कि ग्रेगोरियन तिथि पात्र में मतलब कैलेंडर में कोई वर्ष शून्य के रूप में चिन्हित नहीं किया गया है। जैसे मान लीजिए कि एक एडी है और एक बीसी है, ठीक, तो इसके तुरंत बाद क्या आता है, 2 बीसी 2 एडी। जैसे मैं आपको समझाता हूं कि जैसे मान लीजिए कि हम एक तो नॉर्मली बात कर रहे हैं, हम कहते हैं ये 0 है, इसके पहले बीसी है, इसके पहले एडी है। जानना बहुत जरूरी है दोस्तों,
कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं, हर बच्चों को हो सकता है कि ना पता हो इन सब के बारे में। ठीक, हम जनरली एक्सप्लेन कर रहे हैं अपनी भाषा में आपको। अब कहते हैं कि मान लीजिए कि हमको बीसी से एडी पे आना है, तो हम क्या है कि -1 से 0 पे नहीं आएंगे। हमने केवल एक्सप्लेन करने के लिए इसको 1 कर दिया है। या चलिए नहीं समझ में आ रहा तो चलिए 4 3 2 1 उल्टा चलता है ना। तो ये क्या है कि हमको अगर आना है तो 1 से 1 पर जब आएंगे तो हम 1 से 0 पे नहीं आते हैं, सीधा 1 से 1 पे आ जाते हैं, वही लिखा है। और 2 से क्या आना होगा तो सीधा 2 पे आ जाएंगे। अब आप देखेंगे शून्य वर्ष के अनुपस्थिति कारण इन दोनों के बीच 3 वर्ष का अंतर है। यही सबसे बड़ा कंट्राडिक्शन फिर से उठ के आता है जब हम किसी आयोग का एग्जाम देते हैं। अब आप इसको एकदम सीधी ऐतिहासिक भाषा में समझिएगा। जैसे एक प्रश्न बहुत फेवरेट बनता है कि शक संवत और विक्रम संवत में कितने वर्ष का अंतराल है, पूछा जाता है। शक संवत और विक्रम संवत में कितने वर्ष का, तो विक्रम संवत हो जाता है 57 ईसा पूर्व और शक संवत हो जाता है 78 ईस्वी। हम इसको आपस में जोड़ देते हैं, ठीक, क्या 8 7 15 7 13, तो हम सीधा आंसर कर देते हैं 135 वर्ष और आयोग इसको 135 वर्ष मान लेता है। यहां पर शून्य की वैल्यू को कंसिडर कर लेता है। लेकिन एनसीईआरटी का यह कहना है, सिर्फ पढ़ाना नहीं, कंट्राडिक्शन भी आपको एक्सप्लेन करना है, बाँच के नहीं चला जाना है। आप कहेंगे सर आप तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर एनसीईआरटी ये कहा तो वो क्यों माना, तो वही मैंने आपको समझाना चाहा कि आयोग आपको 135 वर्ष कंसिडर करेगा। अब आप इसमें से -1 कर देंगे 134 वर्ष, तो वो नहीं मानेगा आपको, ठीक। क्योंकि क्या है, क्योंकि एनसीईआरटी क्या कहता है कि किसी भी, ठीक है, ईसा पूर्व और ईसवी की तिथियों के बीच वर्षों की गणना करते समय हमें सदैव दोनों को जोड़कर उनके योग से एक को घटा देना चाहिए। मतलब अगर हम 2 से 2 पे आ रहे हैं तो हम 2 को 2 से जोड़ेंगे और -1 कर देंगे, तब हम ओरिजिनल डेट पे पहुंचेंगे, क्योंकि हम शून्य को गिनती नहीं करते हैं। ये ये कौन कहता है, ये एनसीईआरटी कहती है। लेकिन आयोग जो कहता है वो कहता है कि सीधा ईसा पूर्व और ईसवी को जोड़ दीजिए, आपको गैप मिल जाएगा। समझ में आया। अब जैसे देखिए एक और एग्जांपल उसने दिया है कि जैसे गौतम बुद्ध का जन्म 560 ईसा पूर्व में हुआ। अब हम 2024 में हैं, तो अब हमको कैलकुलेट करना है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे, वो आंसर होगा। लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से कहता है नहीं भाई, एक माइनस भी करना है, एक आपको माइनस भी करना है। तो आगे चलकर आप कभी भी ये प्रश्न उठा सकते हैं किसी से और किसी को समझा सकते हैं कि एनसीईआरटी का मानना है कि अगर हम ईसा पूर्व से ईसवी आ रहे हैं, वैसे ईसा पूर्व में 1 से ईसवी में 1 आ रहे हैं, तो हम डायरेक्ट जंप करेंगे, हम 0 पे नहीं जाएंगे। आशा करता हूं ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर देखिए, ये कुछ चित्र बनाते हैं एनसीईआरटी वाले, अच्छा लगता है। जैसे 12,000 ईसा पूर्व के आसपास बता रहे हैं कि हिम युग का अंत हो गया था। प्रथम स्थायी निवास व कृषि का आरंभ 8,000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ। ऐतिहासिक भाषा में अगर इतिहास की हम बात करें तो स्थायी बस्तियों का जो मतलब प्रमाण मिलने लगा वो नवपाषाण काल, मतलब स्थायी निवास और कृषि, इन दोनों की शुरुआत नवपाषाण काल से हुई। पुस्तकों में मध्य पाषाण भी कहीं कहीं लिखा रहता है, लेकिन मुख्य रूप से हम नवपाषाण में ही मानते हैं कि स्थायी निवास के प्रमाण और कृषि की शुरुआत हुई। जैसे लगभग 7,000 ईसा पूर्व में गेहूं और जौ की शुरुआत हुई मेहरगढ़ में। जैसे लगभग 8,500 ईसा पूर्व में आप क्या कहते हैं, आपको संत कबीर नगर के लहुरा देव से कृषि के साक्ष्य मिले। जैसे 6500 ईसा पूर्व में कोल्डीवा से चावल या धान की भूसी के साक्ष्य पाए गए। तो इन सभी की शुरुआत नवपाषाण काल से होती है, क्योंकि मनुष्य कृषि तभी करना प्रारंभ करेगा जब वो एक जगह स्थायी निवास कर लेगा। अब जैसे हमारे गांव में जमीन है, तो थोड़ा है कि हम इस साल यहाँ धान बोएंगे, अगले साल हुआ जाके धान बोएंगे, वो तो वाला होगा जमीनी वाला तो लाठी लेके मारेगा हम। तो अब हमारी जमीन है तो हमको यहीं रहना है खेती करने के लिए। अब खेती करने के लिए हमको वहां रहना है, मतलब हम वहां पर अपना स्थायी निवास कर रहे हैं। तो यही चीज ये बता रहा है। उसके बाद ये धातु का प्रथम उपयोग बता रहे हैं 4,000 ईसा पूर्व। मतलब वही खास बात क्या है कि ताम्रपाषाण काल आता है, जिसमें सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया जाता है। अगर इस टाइम पीरियड को हम लोग इतिहास की भाषा में समझे तो ताम्रपाषाण काल की ये बात कर रहे हैं। उसके बाद क्या है कि मिट्टी के बर्तन, जो कि क्या कहते हैं नवपाषाण काल। अब भाई कृषि हो रही है
तो कृषि हो रही है तो जाहिर सी बात है मृद भांड या मिट्टी के बर्तन बनना जरूरी है। अब मान लीजिए कि आप क्या करेंगे, आपको कहा गया कि दाल बना है, चावल बना है, तो कहेंगे लावा हथवन सान के खाई ली, उसके लिए पात्र होना चाहिए। तो इस शुरू में लोग पत्तों पर खाते थे, जैसे आज की डेट में लोग फेमस है कि लोग पत्तों का खा रहे हैं, हम लोग ग्लोबल इन्वायरमेंट को बचा रहे हैं। तो पहले के लोग क्या करे, फिर उनके दिमाग में आया नहीं यार हम लोग रोज पत्ता खाएंगे, रोज पत्ता फाड़ेंगे, इससे अच्छा कोई स्थायी बर्तन बनाया जाए। तो उन लोगों ने क्या किया कि मृद भांड, अब दाल पकाना है तो दाल पत्ता में तो पकी ना भैया, पत्ता में दाल रख दीजिए, चूल्हा पर रख दीजिए, बढ़ जाए पत्ता, दाल हो जाए एकदम जुरमुरा। तो उसके लिए मृद भांड चाहिए। तो मिट्टी के बर्तन की भी जो शुरुआत हुई वो लगभग 6000 ईसा पूर्व के आसपास माना गया है। उसके बाद क्या है कि ये देखिए सिंधु सभ्यता आ गई है जो हम लोग पढ़ेंगे फिर इसके बाद के अध्याय में। फिर गौतम बुद्ध का जन्म, फिर अशोक का, ये तमाम चीजें हैं। इसने केवल ये बांटा है कि ईसा पूर्व की कुछ प्रमुख और कुछ खास घटनाओं को। समझ में आ रहा है दोस्तों? और एक चीज और मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग हमेशा हमको कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि क्या कहते हैं, कौन सी चीज जरूरी है, कौन सी चीज जरूरी नहीं है, मतलब कौन सी चीज समझ में आई कि नहीं आई। जो जरूरी है वो तो मैं बता ही रहा हूं, ठीक। अब इस प्रकार घटनाओं को चिन्हित करने के लिए समय रेखा का एक सुविधाजनक उपकरण है, क्योंकि या किसी विशेष इतना कोई ये जरूरी नहीं है। समय रेखा के माध्यम से प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं को चिन्हित किया जाता है। भाई सही बात है। समय रेखा की खास बात क्या है कि अब जैसे भाई गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, ईसा मसीह का जन्म कब हुआ, ठीक है, या मेरा जन्म कब हुआ, या दादा दादी का जन्म कब हुआ, या मम्मी पापा का जन्म कब हुआ, वो समय रेखा मतलब क्या है कि वो डिफरेंस बताती है। अब जब हमारे बाबा का जब जन्म हुआ होगा तब हमारा जन्म थोड़ी ना हुआ होगा। अब हमारे और हमारे बाबा के जन्म के बीच में, जैसे मान लीजिए मेरे बाबा का जन्म हुआ 1915 में, ठीक, एक सभा समझ लीजिए 1917-18 ऐसे ही है, क्योंकि बाबा मेरे जब एक्सपायर हुए तो 100 साल के ऊपर ही थे, तो उस समय हैप्पी बर्थडे नहीं होता था ना। तो जैसे मान लीजिए बाबा का जन्म हुआ मान लीजिए 1915 में हुआ, एक बात समझ लीजिए मेरा 1992-93 में हुआ, तो हमारे बीच की जो समय रेखा है, अब इस रेखा में कितना कितना सुधार हुआ है, क्या क्या चीज हुई है, इसी की बात करता है क्या समय रेखा। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये फिर इतिहास के चैप्टरों को उस हिसाब से बांटता है कि कब भाई पाषाण काल आएगा, कब ताम्र पाषाण काल आएगा, कब हड़प्पा सभ्यता आएगी, कब वैदिक युग आएगा, कब मौर्य वंश आएगा, एंड सो ऑन दैट विल गो ऑन। अब खास बात क्या है, देखिए यहां पर वर्ष एवं दशक के साथ ही इतिहास में लंबी अवधि का अध्ययन करते हैं, या सामान्यतः दो अन्य विशेष शब्दों का उपयोग करते हैं। शताब्दी, जैसे क्या है, शताब्दी शब्द का बहुत उपयोग होता है, और आयोग अब तो सवाल भी थोड़ा घुमा के पूछ लेता है, जैसे ह्वेनसांग किस शताब्दी में भारत आए। अब भाई हर्षवर्धन का जो समय है वो 606 से 646 में है, उसी के बीच आए, तो लोग कहते हैं कि 600 लिखा हुआ है, इसीलिए उसको क्या समझेंगे, छठी शताब्दी। अब यहां पर क्या कहता है, यह किसी भी 100 वर्ष का कालखंड है, मतलब 0 से लेकर 99 तक जो होगा ये प्रथम शताब्दी होगा, इसको याद रखिएगा दोस्तों। 0 से लेकर 99 तक जो होगा वो प्रथम शताब्दी होगा। और जो भी इस क्लास को देख रहे होंगे मैं बार बार उनसे ये कहूंगा कि ये एनसीईआरटी की क्लास भले, लेकिन यहां पर आपको केवल और केवल पूरी इंपॉर्टेंट चीज आप ये सीख जाएंगे पूरी एनसीईआरटी क्लास से कि एक पुस्तक में कितनी ही चीज हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन का समय हम कितना भी जीते हैं, लेकिन हर समय हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होता। हमारे जीवन के कुछ ही समय वैसे महत्वपूर्ण होते हैं जिसमें हम कुछ कर गुजरते हैं, कुछ पा लेते हैं, कुछ खो लेते हैं, कुछ हासिल कर लेते हैं। उसी तरह पुस्तक भी होती है। अब ये प्रत्येक 100 वर्ष के लिए शताब्दी की गणना की जाती है। जैसे वर्तमान में हम 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं, ठीक, क्योंकि हम 2001 से 2100 तक हैं, तो ये 20वीं शताब्दी नहीं होगी। शताब्दी हमेशा याद रखिएगा साल का एक आगे होता है, साल से एक आगे होता है। हमारे एकदम बोलचाल देसी भाषा में कि जैसे मान लो भैया कि हम 2000 में पैदा हुए तो हम 21वीं शताब्दी में हैं। ये नहीं कि हम 2000 में पैदा हुए तो हम 20वीं शताब्दी में हैं, ठीक। हमेशा याद रखिएगा शताब्दी जो वर्ष चल रहा है उससे एक साल एक आगे रहेगा, इस वर्ष सीधी सी भाषा में, तो इसीलिए इसको हम 21वीं शताब्दी कहते हैं। अब क्या है, देखिए यहां पर आते हैं। अब ये तो मान लीजिए होमवर्क है, दादा दादी नाना नानी।
अगला है सहस्त्र शताब्दी। पहला शताब्दी हो गया, दूसरा है सहस्त्र शताब्दी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, जैसे या किसी भी 1000 वर्षों का, सहस्त्र मतलब 1000, ये किसी भी 1000 वर्षों का कालखंड है। ठीक, 1000 वर्षों का कालखंड को हम सहस्त्र शताब्दी कहते हैं। जैसे यहां पर देखिए, अब जैसे एक सहस्त्र शताब्दी मतलब क्या हुआ कि 1 से लेकर 1000 साल तक। ठीक, उसको हम इसीलिए समय को शताब्दी और सहस्त्र, जैसे अब मान लीजिए कि जनरली सहस्त्र शताब्दी का जो समय आएगा वो तो ईसा मसीह के पहले का ही समय रहता है। ठीक, ईसा मसीह के पहले का ही समय, जैसे 10,000 साल तक मान लीजिए कि पाषाण काल चल गया, जैसे मान लीजिए कि 1,00,000 साल तक हिमयुग चल गया। तो सहस्त्र शताब्दी जनरली ईसा मसीह के जन्म के पहले है, लेकिन यह है कि 2 भागों में बांटते हैं। अब ये बता रहे हैं कि दादा दादी, नाना नानी, माता पिता एवं अपने जन्म तिथियों का साथ ही, अब यहां देखिए ये इसलिए बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं कि हम जान जाए कि हमारे दादा दादी किस शताब्दी में हुए हैं, हाँ, या हम किस शताब्दी में हुए। ये होमवर्क है, क्योंकि क्लास 6 में हम लोग जब थे तो हम लोगों को होमवर्क मिलता था HW, और उसको घर जाके बढ़िया कलम से एकदम डिजाइन कर करके लिखते थे। खैर ये सब आपको नहीं करना है, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपको इतना समय नहीं व्यर्थ करना है दादा दादी नाना नानी का उम्र निकालने में। अब इतिहास का स्रोत कोई भी स्थान, व्यक्ति, लेख अथवा वस्तु हो सकता है जिससे हम किसी के अतीत एवं कालखंड की जानकारी। अब जैसे मेरा अगर कोई कहे कि मैं कल को इतिहास हो जाऊंगा तो मेरा स्रोत क्या है, तो मेरा स्रोत हो सकता है मेरा मोबाइल हो जिसमें क्या कहते हैं कुछ मेरे साक्ष्य हो, या हो सकता है मेरी फोटोज हो, ठीक है, या हो सकता है मेरे कपड़े हो, या हो सकता है मेरा स्थान हो जहां मैं रहता था। तो यही बताता है कि जो हम इतिहास का जो स्रोत है जिससे हम किसी के बारे में, उसके अतीत के बारे में जान सकते हैं। ठीक, सीधी सी बात। अब इतिहास के स्रोत क्या क्या है वही मैंने यहाँ पर ये पूरे पेज का सीधा सीधा निचोड़ एनसीईआरटी ने यहां लिख दिया कि व्यक्ति, लेख अथवा वस्तु। भाई जो पढ़ा रहे हैं, जो आप नोट्स बना रहे हैं, आप कहेंगे अरे यार गौरव सर ने पढ़ाया हुआ था। लेख हो गया, ठीक, व्यक्ति माने मैं हो गया, स्थान माने जहां मैं रह रहा हूं। तो ऐसे सब स्थान और वो चीजें जो अतीत हो चुकी हैं वही इतिहास जानने के क्या है, स्रोत है। अगला पेज है, देखिए दोस्तों, ये कुछ नहीं, ये होमवर्क दिया है जिसमें नाना नानी का उम्र वगैरह लिखना था। ठीक है, अब बहुत लोगों को हो सकता है भाई, पुराने लोगों को पता होगा लेकिन नए लोगों को बहुत ज्यादा वो मैनेज करते हैं चीजों को। दादा दादी का भी केबीसी में तो बड़ा फेमस छोटा सा लड़का जो आया है चल रहा है, कितना बदतमीजी से अमिताभ बच्चन जी से बात किया वो। ठीक है, अब लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं लेकिन लोग खुद ऑटोमेटिक फेमस होता जा रहा है। लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि हम उसको ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन वो फेमस हो रहा है। लेकिन हाँ, उसका व्यवहार गलत है। ऐसा बात देखिए, हम लोग भी परिवार में रहते हैं सभी, मैं नहीं कह रहा हूं कि किसी के देखिए, हम हमेशा जब बच्चों की गलती होती है तो हम कहते हैं कि भाई माता पिता का हाथ है। ये एकदम गलत बात है। कोई माता पिता कभी नहीं कहता है कि मेरा बच्चा चोर बने, मेरा बच्चा डकैत बने, मेरा बच्चा बदतमीजी से बात करे, मेरा बच्चा गर्लफ्रेंड बनाए, मेरा बच्चा बॉयफ्रेंड, नहीं कहता है। वो हमारी गलतियां, हमारे एटमॉस्फेयर जो है मिलते हैं। इसीलिए घर में हमेशा जो छोटे बच्चे होते हैं, जो पैदा होते हैं, उन्हें देखिएगा दादा दादी से ज्यादा लगा होता है। हम भी बाबा के साथ हमेशा हर पल समय व्यतीत करते थे क्योंकि उनसे हमें कई सारी चीजें सीखने को मिलती थी। तो वही है कि जैसे क्या है, यहाँ पर दिया एक दादी हैं, वो अपने पोते को दिखा रही हैं कि देखा बेटवा, हमरे समय मिट्टी के बर्तन रहा, मिट्टी की भदेली थी। जैसे गांव जाते थे तो बाबा बाबा के समय क्या है, चूल्हा होता था, लेकिन चूल्हा के साथ साथ एकदम समझिए प्रैक्टिकल, वहां पर ऐसे जमीन में गड्ढा किया जाता था, गड्ढा, और गड्ढा में नीचे कंडी रख के, कंडी माने क्या, काउ डंग का जो बनता है, अंग्रेजी बच्चे वालों को बता रहा हूं, कंडी रखकर उसको जलाते थे, फिर भगोना का दूध रख देते थे। काहे काहे का चूल्हा पे जब रखते थे तो बिल्लियां मुंह मार देती थी। चूल्हा है, चूल्हा पे अगर भगोना में दूध पका रहे तो बिल्ली मुंह मार देगी। लेकिन जब गड्ढा करके तो कहते थे, यार देखा, जब तू छोट रहा तो यही तोहार जैसे दूध है, गाय गर्म होत रहा तो एकदम लाल दूध पियत रहा, गाय के आग में लाल हो जाता है दूध, खोआ की तरह। तो वो गड्ढे में किया जा रहा था। उसके बाद जैसे अब दिवाली का समय आ रहा है, लोग मिट्टी के बर्तन खरीदेंगे, घूमेंगे, हाँ अरे मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का बर्तन। तो ये हमारे जो दादा दादी थे, जो पूर्वज हैं, वो इन चीजों को आज के लोगों से वाकिफ करा रहे हैं। तो वही है, वही चीज ये बता रहा है कि प्रत्येक वस्तु और संरचना एवं कहानी बताती है। अब आज की डेट में क्या है कि देखिए, आप आदमी अपने घर में खाएगा स्टील की थाली में,
लेकिन जब मेहमान आएगा तो उसको प्लास्टिक का प्लेट में परोसता है, कहता है डिनर सेट निकालो बढ़िया सा, उसमें देंगे। वो बोन चाइना कौन चाइना वाले में देता है, कह रहे मेहमान खुश हो जाएंगे। समय कितना विपरीत। पहले लोग आते थे, गेस्ट आते थे, उन्हें स्टील की थाली में बढ़िया धो के दिया जाता था कि नहीं, अरे उनका सम्मान की बात है। या पीतल की थाली होती थी, तांबे की थाली होती थी। आज समय उल्टा हो गया है। ठीक, हमारे लोगों का बच्चा जो होगा कहेगा पापा इस स्टील की थाली में कौन खाता है, नहीं नहीं नहीं, इसको हटाइए, मैं बोन चाइना में खाऊंगा, उसमें अच्छा लगता है, टेस्ट अच्छा लगता है। आप खुद एक मानसिक सोच में सोचिए कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और आपको स्टील की थाली में जब खाना परोसा जाता है तब क्या मजा मिलता है, और जब आपको ये आर्टिफिशियल प्लेटों में परोसा जाता है। आते हैं, वही चीज ये बताना चाह रहा है पूरी कहानी, क्योंकि मेरी क्लास एकदम ध्यान से सुनना पड़ेगा, हर चीज मजाक नहीं, मजाक में भी ज्ञान है। और मैं ये सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, मैं कोई वादा नहीं कर रहा हूं कि मुझे पता नहीं कि मैं कब तक हूं कब तक नहीं हूं, कहां इस संसार में, ये नहीं कि कह सकता हूं। इसी तरह मैं हर सब्जेक्ट को आपको लेते हुए हर किताबों के निचोड़ ही बताऊंगा ताकि आपको जीवन में मेहनत कम पड़े। अब इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम बताते जा रहे हैं वो आप लिखते जाइए या टिक करते जाइए, या नहीं कहीं दिक्कत हो आप कमेंट में छोड़ दीजिएगा, मैं आपको फिर आके बता दूंगा। अब इतिहास का स्रोत जैसे क्या होता है, शिलालेख हो गया, ठीक है, ताम्रपत्र हो गया, या मौखिक स्रोत हो गए कि भाई वंशावली या लोक साहित्य। ठीक, अब जैसे जो हम बोलते हैं अवधी भाषा, तो ये तो भाई हम बंगाल में रहे बचपन से, लेकिन हमको क्या अवधी भाषा ज्यादा पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि वो मैंने सीखा अपने घर वालों से, मौखिक स्रोत। ठीक है, भारतीय साहित्य है, वेद हो गया, कविता हो गया, नाटक हो गया, ये तो इतिहास के स्रोत हैं। खैर इन पर ज्यादा सरदर्द नहीं देना है, क्योंकि इनके बारे में आगे जब हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे तो इनके बारे में एक एक करके हम पढ़ते ही जाएंगे, तो इस पे ज्यादा अभी कोई सरदर्द मत दीजिए, बस एक नॉर्मल सी चीज है, क्योंकि आप अपनी किताब हो सकता है ओपन करके बैठे हो। तो यहां पर क्या है कि ये क्या बोल रहा है कि यहां पर देखिए, इतिहासकार एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अतीत का अध्ययन करता है और उसके विषय में लिखता है, नॉर्मल सी बात है। वही जो ऊपर दिया हुआ चित्र है, देखिए यहां पर दिया है ना, ठीक है, जो वहां पर चित्र है एनसीईआरटी का, वो पेज नंबर 67 है, तो उसी चित्र की यहां पर व्याख्या कर रहा है कि अभी देखिए जो मैंने लाइन बोली वही लाइन ये भी बोल रहा है कि अभी इन सबको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, हम आगे चलकर इसका उपयोग करेंगे। तो आइए यहां पर देखते हैं। देखिए अनुवांशिकी क्या होता है कि यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जो यह अध्ययन कराती है किस प्रकार पौधे, जानवर या मनुष्यों की कुछ विशेषताएं एवं गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं। जैसे आजकल एक बड़ी बात चली, कौन से जेड जनरेशन के है ना, कौन से 2000 से जो बच्चे पैदा हुए हैं वो क्या जनरेशन जेड शायद कहते हैं, जनरेशन जेड के हैं, जेन जेड जनरेशन के बच्चे, अब पता ही नहीं क्या है। ठीक, तो वही बताता है कि मनुष्य में जो सुधार होता है। अब हम अपने बच्चा को अगर वो जो लोहा वाली टीवी बड़की आती थी जिसमें शटर लगा होता था, शटर खोलते थे टीवी चलती थी, वो दिखाएंगे ना तो पक्का कहेगा पापा यू डोंट हैव मनी, आपके पास पैसे नहीं है, आप ये भिखारियों वाला टीवी रखे हुए, वो एलसीडी वाली टीवी लाई, आई नीड अ बिग टेलीविजन। तो मैंने उसके भविष्य के लिए डिजिटल बोर्ड लगा दिया, किसी ने देखना बेटा बैठ के। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यहां पर क्या मिलता है, गुण, वो जो गुण का परिवर्तन होता है, जो हर पीढ़ी में एक चेंजेस होते हैं, जैसे 1G 2G 3G 4G 5G। अब आप खुद अभी हम आपको 1G वाला फोन पकड़ा देंगे ना तो आपके मन में 72 तरह के चीजें मेरे प्रति निकलेंगी। तो उसी को ये कहता है, उसी को अनुवांशिकी बात कहता है कि जो एक क्या कहते हैं कि गुण और विशेषताएं पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती हैं और कुछ गुण और विशेषताएं पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती हैं। जैसे माता पिता सामने है तो उनका पैर छूना ही छूना है, कोई बड़ा गार्जियन है, रिश्तेदार है या किसी के माता पिता है, पैर छूना है, तो ये हमने सीखा है, ये हमने सीखा हुआ है, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है। हो सकता है मेरे पुत्र में भी हो रहे, हो सकता है आने वाले समय में बेटा क्या कहे, हेलो डैड हाउ आर यू, तो उसने नहीं सीखा, उसके अंदर ये परिवर्तन आया। लेकिन हमारे अंदर पैर छूने की परंपरा है, सुबह उठ के नहाने के बाद पूजा करने के बाद भोजन की परंपरा है, तो उसी को ये बताता है कि ये अनुवांशिकी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आती है, लेकिन इसमें क्या होता है, बदलाव भी होता रहता है। अब यहां पर क्या है कि अगले पृष्ठ पर कुछ संबंधित चित्र हैं, आइए चित्र को ही देख लेते हैं। ठीक, ये अब वो होमवर्क दिया था, होमवर्क क्या दिया था कि इतिहास की शुरुआत में, अब जैसे ये होमवर्क,
अब होमवर्क में आपको मैं एक हिंट कर देता हूं। ये जो सिक्का है इस पे बीड़ा बजाते हुए एक राजा को दिखाया गया है। अब ये जो बीड़ा बजाता हुआ राजा है इसका नाम है समुद्रगुप्त। क्या नाम है? समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त ने बीड़ा वादक सिक्के चलाए। ये होमवर्क है। अब ये दोनों होमवर्क आप बताइएगा कि ये किस मंदिर का ये क्या कहते हैं चित्र है, और ये अशोक स्तंभ किसने बनवाया है, और अशोक के किस स्तंभ से लिया गया है। ये वो आपका होमवर्क हो गया। अब भाई क्लास 6 में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत होमवर्क करेंगे कि नहीं करेंगे? दोस्तों सच कह रहे हैं कि समय देंगे बहुत चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, हो सकता है सब जगह हर चीजें हो। अब एक ही जगह पर 6 जनरल स्टोर होता है, लेकिन हर जनरल स्टोर पे भीड़ रहता है, लेकिन किसी जनरल स्टोर पे ज्यादा भीड़ रहता है। कहें क्या कि 15 रुपया वाला मैगी हो सकता है आपको 13 रुपया का दे रहा हो। उसी तरह ये टीचिंग फील्ड होती है। किताब वही है, बोलने का तरीका अलग अलग है, समझाने का तरीका अलग अलग है, पढ़ाना वही है, और वो तरीका जिसको ज्यादा पसंद आ जाए। जिसका मानव इतिहास का प्रारंभ होमोसेपियंस, ठीक, 3 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर रह रहे हैं। खैर ये लंबा इतिहास। अब जैसे यहां पर ये चित्र दिया है मानव का इतिहास, तो ये पूर्ण रूप से मानव नहीं है, ये अभी मानव बन रहे हैं। इसमें क्या दिखाया गया है कि सेल्फ मतलब ये देखिए दीवार पर पेंटिंग करते हुए, ठीक। अब जैसे क्या है कि हम लोग भी जब छोटे बच्चे थे दोस्तों, जब हमारे मस्तिष्क, जैसे इनका अगर हम कंपैरिजन आज के डेट से करें तो इनके मस्तिष्क की बात कर रहे हैं, बाकी इनके मस्तिष्क तो हम लोगों से ज्यादा विकास था आज की डेट में, ठीक है। तो मुद्दा क्या है कि जैसे हम लोगों को भी कोई चित्र अच्छा लगा तो दीवार पे बना दिए स्केच पेन लेकर, या स्कूल में ड्राइंग सब्जेक्ट होता था, ड्राइंग कॉपी होती थी, बना दिए। तो सेम उसी प्रकार ये लोग दीवारों पर चित्रकारी कर रहे हैं। ये लोग अपना कुछ पत्थरों का औजार बना रहे हैं। बच्चे लोग ये देखिए कच्चा मांस वांस खा रहे हैं, यहाँ पर आग में कुछ पकाया जा रहा है। तो ये सब चीजें बताता है कि पहले के मनुष्य क्या है, वो कैसे रहते थे। अब यही है कि यही सीधा सीधा जो ये किताब में बोलेगा कि ऊपर दिए गए चित्र में आरंभिक मानव संबंधित कुछ गतिविधियां हैं। खैर, आदि मानव को प्रकृति से अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक दूसरे की सहायता के लिए वो टोलियों तथा समूह में रहते थे। सही बात है, क्योंकि चुनौतियों का सामना इसलिए करना पड़ता था कि हर जगह हर सुविधा नहीं मतलब मौजूद रहती थी। जैसे आज की डेट में क्या, गांव चले जाइए वहां भी मोमो चाउमीन मिल जाएगा, अस्पताल मिल जाएगा, स्कूल मिल जाएगा। तो पहले ऐसा नहीं था। जैसे धीरे धीरे लोग डेवलप हो रहे थे, सोचते थे एक समूह में चले। अब जंगल है जंगल था, मान लीजिए कि 10-12 लोग है तो हो सकता है कोनो शेर सियार आ जाए तो लड़ ले, अकेले कहां लड़ पाएंगे। अब हो सकता है बेचारे ट्रेवल करके गए हैं, पहुंच गए किसी ऐसे स्थान पर जहां खाने की सुविधा ना हो, फिर वो अपने खाने के लिए कहीं और जाएंगे, शिकार करेंगे। तो इसलिए कहा गया है चुनौतीपूर्ण। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं मिल रहा है तो चुनौतीपूर्ण। इसीलिए वो बात करता है कि खाने योग्य पौधों एवं फलों के संग्रह व आखेट पर निर्भर करते थे। तो ये सीधा सीधा बात कर रहा है पाषाण काल की। इसकी बात कर रहा है पाषाण काल की, क्योंकि पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में ज्यादातर आखेट जीवन व्यतीत करते थे। मतलब कोई स्थायी निवास नहीं था। कंदमूल फल खाते थे, कंदमूल मतलब जड़ वाले जो फल है उसका ये प्रयोग करते थे। अब जैसे क्या है यहां पर आते हैं, ये देखिए हमारे आदि पूर्वज के प्राकृतिक तत्वों को लेकर कुछ निश्चित विश्वास थे। जैसे उनके मरणोत्पाद जीवन को लेकर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक, मतलब मृत्यु के बाद का जीवन। जैसे जब हम धीरे धीरे क्या है कि जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो जैसे उसमें क्या है, कुछ स्थान थे, सराय नहर राय, दमदमा, ठीक है, यहां सब दफनाई गई बॉडी मिली है, मानव कंकाल पाए गए। जैसे आज की डेट में हिंदू धर्म में क्या है कि ईश्वर न करे जब किसी की मृत्यु होती है तो उसका सर उत्तर दिशा में रहता है, पैर दक्षिण दिशा में। इसीलिए अब उत्तर दिशा में सर करके लेटते हैं तो माता पिता गुस्साते हैं। लेकिन उस समय पूरब पश्चिम की विधि थी, ठीक है, कि पश्चिम की तरफ सर रहता था, पूरब की तरफ पैर। और ज्यादातर ये लोग क्या करते थे दोस्तों, कि ये लोग घर में भी दफनाते थे पाषाण काल के दौरान या हड़प्पा सभ्यता के दौरान, जिसे कोतड़ा से लोटे में अस्थियां रखकर जमीन के नीचे। मतलब क्या है कि मरने के बाद इनका अगला जन्म होगा, मतलब इनको पुनर्जन्म में विलीप था। जैसे लोग कहते हैं ना कि एग्जाम्पल, जैसे घर में मान लीजिए किसी घर में दादाजी का देहांत हो गया, उसके बाद उनका परपोता पैदा हुआ,
तो कहते हैं ना, अरे इनके पूरी हरकतवा ना एकदम मतलब बाबा की ना रहा। ठीक, मतलब क्या कि वो फिर से इस घर में आए। देखा इनके हाथे जो नक्शा बाटे एकदम बाबू की ना रहा, बाबू मतलब बाबा जो एक्सपायर कर गए। तो ये क्या है, एक बिलीफ है कि मरने के बाद भी, जैसे होता ना, तेरा साथ मुझे मिले इस जन्म में, अगले जन्म में, सातों जन्म में। तो सातों जन्म का तो पता नहीं, इस जन्म पहले झेल लिया जाए तो सातों जन्म तक साथ मिले। तो ये पहले के लोगों की अवधारणा जो हमारे साथ चली आ रही है, मतलब मरने के बाद जीवन। अब जो समूह आखेटक है तो जाहिर सी बात है कि वो अस्थायी शिविरों में रहेगा, मतलब भाई कोई परमानेंट उनका स्थायी निवास नहीं रहेगा। कहीं पर वो पेड़ के नीचे रहेंगे, झुग्गी झोपड़ी बनाकर, शैलाश्रयों में रहेंगे, गुफाओं में रहते थे। इसीलिए शैलाश्रय भीमबेटका का जो चित्र है, प्राचीनतम चित्र पाया गया है। लेकिन जिन भाषाओं में संवाद करते थे वो अब लुप्त हो चुकी है। जैसे मैंने क्लास की शुरुआत में ही आपको बताया कि बहुत सारी बातें लिखी नहीं जाती हैं, समझी जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया था, मम्मी ने कहा सब्जी लेके आओ। अब जैसे मैंने अपने भाई से कहा कि भाई पानी दे दो, तो इसको क्या हम लिखेंगे भाई पानी दे दो? ये संवाद है। हो सकता है आने वाले समय में हिंदी विलुप्त होकर लोग अंग्रेजी बोल, यस ब्रो गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब वो कहेंगे विलुप्त हो गया, क्योंकि भाई उन्होंने लिखा ही नहीं था। वो जिस भाषा में बात करते थे उनका काम बात करने से ही चल जाता था। जैसे क्या होता है कि हम लोग होता है ना, फोन में बात करते हैं, फिर कहते हैं अच्छा लिख के समझाते हैं। तो इनका था कि नहीं भाई बात ही करके हम कर लेते हैं। तो वो संवाद क्या है, विलुप्त हो चुका। अब शुरू में भाई पाषाण काल था तो पत्थर के ही कुल्हाड़ी, तीर भाला, ये सब इन चीजों का क्या करते थे, प्रयोग करते थे। उसके बाद मनकों की माला, पशुओं के दांत का पेंडेंट, ये सब आभूषण बना लेते थे जो दूसरे समूह के साथ आदान प्रदान। जैसे अभी कंतारा मूवी बहुत ज्यादा चल रही है, इसमें एक ट्राइब्स को दिखाया गया है। तो पहले जैसे आप देखेंगे कबीलों वाली मूवी, तो सम्मान कैसे देते थे, अच्छा आप हमारे यहाँ पधारे, ये लीजिए, ये लीजिए आपका ये हिरन के सींग की हड्डी का बना हुआ माला, ये मैं आपके सम्मान में समर्पित करता हूं। तो पहले के लोग ये होते हैं। जैसे आजकल के डेट में क्या, लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, मिठाई का डब्बा ले लेंगे। जैसे मान लीजिए कि कहीं अमीर घर वाले के रिश्तेदार पे जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी कोई अमीर घर का रिश्तेदार है, उनके यहाँ जाएंगे तो 10 किलो मिठाई का डब्बा लेके जाएंगे। और कोई, हाँ भाई रिश्तेदारी भी अमीरी गरीब से बांटी जाती है आज के डेट में। और कोई गरीब घर के रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं तो 1 किलो मिठाई का डब्बा लेके जा रहे हैं। मान लीजिए एक घर में 4 भाई हैं, बड़ा भाई नौकरी कर रहा है, उसके लिए पनीर बन रहा है। छोटा भाई मान लीजिए कोई नौकरी नहीं कर रहा है, अरे देख ले फ्रिजम काल के सब्जी पड़ी हो आलू वाली, खा ले। तो ये एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं आज की डेट को लेकर। पिछले की डेट में जाता है जब पाषाण काल में, तो उस समय वो एक दूसरे को सम्मान करते थे। मतलब समूह जो है कि हाँ मैं आपके साथ कोऑपरेट कर रहा हूं, ये मैं आपको दे रहा हूं, वही पूरी बातें इसमें कही गई है। अगली जो क्या चीज है, पहली उपज। पहली उपज का बात हम क्या करते हैं कि जब भाई परिवर्तन आएगा, मतलब क्या, जब पूरी पृथ्वी हिम से ढकी हुई है, जलवायु का परिवर्तन होगा, बर्फ पिघलेगा। जब बर्फ पिघलेगा तो जाहिर सी बात है कि वहां पर मृदा उभर के आएगी, मिट्टी उभर के आएगी। जब मिट्टी उभर के आएगी तो जाहिर सी बात है उपजाऊ होगी और वहां पर खेती होगी। तो वही बात कह रहे हैं कि यहाँ पर समय बहुत पृथ्वी ठंड था, ये भरा हुआ था। जिसकी बात हम आपसे कहे कि लगभग 7,000 ईसा पूर्व की बात कर लीजिए, चाहे लगभग 8,500 ईसा पूर्व की बात कर लीजिए लहुरा देव का, चाहे 6,500 ईसा पूर्व की बात कर लीजिए कोयडीवा का। ये मेहरगढ़ की बात कर रहा हूं, ये लहुरा देव की बात कर रहा हूं, ये कोयडीवा की, कि कृषि के साक्ष पाए गए। और इनकी खास बात क्या है कि मृदा जो थी वो उपजाऊ थी। और उपजाऊ होने का रीजन क्या है कि नदियां बहुत ज्यादा थी, और नदियों के पास का क्षेत्र अधिक उपजाऊ होता है। जैसे गंगा नदी किनारे चले जाइए, बाढ़ खत्म हुआ है, अब आपको यहाँ कोहड़ा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूजा सब बोआ हुआ मिलेगा। अब इनको नदी के पास उपजाऊ क्षेत्र मिलता था, इसीलिए ये ज्यादातर अपना निवास स्थल क्या करते थे, नदियों के किनारे करते थे। वही लाइन यहाँ पर लिखी होगी कि इसके उपरांत मानव के लिए जीने योग्य परिस्थितियों में सुधार आया। एक स्थान पर बसना, अनाज उगाना आरंभ कर दिए। उसके बाद भाई गाय, बकरी, ये सब पालतू जानवर भी रखने लगे, नदियों के किनारे बसने लगे थे। देखिए मैं आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वही लिखी हुई किताब में, ठीक। उसके बाद क्या है कि इनका एकमात्र कारण जल की उपलब्धता नहीं थी, यह मृदा को अधिक उपजाऊ होना भी था। जैसे मैंने अभी जस्ट आपको समझाया कि नदियों के किनारे का क्षेत्र जो होता है वो उपजाऊ होता है। अब चलते हैं, आइए पता लगाए। अब पता क्या लगाते हैं ये देखते हैं अगले पृष्ठ पर। यहां पर
वाह, कितना फेवरेट चित्र है, ठीक, बहुत फेवरेट चित्र। यहां देखिए, इस चित्र ने पूरा दर्शा दिया है कि जब होमोसिपियंस का पहले उदय हो रहा था, ठीक, तो वो किस तरह रहते थे। जैसे यहां पे देखिए कि ये मनुष्य जो है, ठीक, पत्थर का बनाया हुआ है, कुल्हाड़ी की तरह, ठीक, या उसको कह लीजिए हैमर कह लीजिए, हथौड़ा की तरह, और भेड़ बकरियों को चराने जा रहा है। दोस्तों बात समझिए, समय नहीं वेस्ट, कॉन्सेप्ट समझिए। और यह कुत्ता है, या कुत्ता जो है इसके साथ जा रहा है, इसकी भी रखवाली करेगा, भेड़ों की भी। जैसे एक कार्टून आता था, याद नहीं आ रहा उस कार्टून का नाम, मोटा मोटा सा कुत्ता रहता था, वो भेड़ों की रखवाली कराता था, और एक सियार बार बार भेड़ खाने आया, कुत्ता उसको मारे। पहाड़ों में आज भी आप चले जाइए, हिमाचल हिमाचल साइड, एक कुत्ते, वहां के कुत्ते तो वैसे भी वो क्या कहते हैं, लगते हैं वो जर्मन शेफर्ड, ठंडी की वजह से बाल लंबे होते हैं, तो भेड़ों को चराते हैं। ये उसके बाद अगला क्या दर्शा रहा है कि ये कुछ समूह है, कृषि कर रहे हैं, ठीक, ये इनके घर पे गाय बंधी है, बैल बंधा हुआ है, भैंसा बंधा हुआ है। ये औरत अपने बच्चों के लिए खाना बना रही है, देखिए मृदभांड में, मतलब आग का प्रयोग जान गई है। अब इसमें और निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि हो सकता है कि ये खाना नहीं बना रही है, हो सकता है कि ये कुछ कलर तैयार कर रही हो। कलर माने क्या, हो सकता है कि मृदभांड को अलग अलग कलर से करना है। जैसे क्या है कि लाल वाले मृदभांड में दाल है, ठीक है, काले वाले मृदभांड में चावल है, पीले वाले मृदभांड में क्या कहते हैं, आलू रखा हुआ। जैसे आजकल लोग घर में डब्बे में लोग राशन रखते हैं, आजकल तो ट्रांसपेरेंट आ गया। हमको गांव में हम लोगों का पहले डालडा आता था, रथ वाला डालडा डब्बा में, तो डालडवा जब खाली हो जाए तो उसी में सब अनाज भर के रख दें, और ऊपर ना नेल पॉलिश होता है ना, जो लड़की लोग लगाती है, नेल पॉलिश से लिख देते थे दाल चावल, ताकि ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो ये महिला हो सकता है खाना बना रही, हो सकता है कलर तैयार कर रही हो। ये बच्चे आपस में खेल रहे हैं, हो सकता है ये मिट्टी के कुछ खिलौने बना रहे हो, जैसे दिवाली के टाइम लोग बनाते थे। और ये व्यक्ति क्या है कि हो सकता है लकड़ी काट रहा है, या हो सकता है पशुओं को बांधने के लिए। मतलब कॉन्सेप्ट, स्क्रीनिंग जो पढ़ाई होती है, जो एसएसबी होता है सीडीएस वालों का, उसमें स्क्रीनिंग का बहुत रोल होता है कि इमेज देना और आपकी व्यक्तिगत चीजों को बताना, पॉजिटिव चीज ही लेना है, ठीक। तो इसमें ये सारा चित्र ये बता रहा है कि ये जब मानव का उदय हुआ तो कुछ इस प्रकार का हुआ था, क्योंकि केवल साक्ष्य के आधार पर कह रहा है। तो यहां पर आते हैं, अब वही बात फिर लिख देगा यहां पर कि यह पहला जो चित्र था उसमें एक शैल चित्र और ये सब था, ठीक, और उसके बाद महिला पुरुष कुछ भूमिकाओं को दर्शाया गया। अब उदाहरण के लिए हो सकता है कि शैल चित्र में महिलाओं ने गुफा में चित्रकारी करने के लिए रंगों को तैयार किया हो, जैसे यहां पर ये बोला गया, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद जो आता है वो यहां पर आते हैं, ठीक, ये देखिए, ये खास बात, जैसे जैसे कल्याण, स्वास्थ्य, समृद्धि और भलाई, पल्ली एक छोटी बस्ती अथवा छोटा गांव। एनसीईआरटी किताब में जो भी चीज साइड में लिखी है पहले उसको पढ़ लेना चाहिए, तब उसके सेंटेंस समझ में आते हैं। जैसे समुदायों का विकास हुआ, समाज जटिल होता गया, सरदार अथवा मुखिया लोग कल्याण के लिए उत्तरदायी थे एवं सभी सामूहिक रूप से सामुदायिक कल्याण के लिए कार्य करते थे। उदाहरण के लिए निजी स्वामित्व का भाव नहीं था और भूमि पर सामुदायिक रूप से कृषि किया। मतलब पहले के जो लोग थे, जब समुदाय धीरे धीरे बढ़ता गया, समाज बढ़ता गया, कबीला बड़ा रूप देता गया, तो फिर वहां पर सरदार होने लगे। और वो सरदार आज की डेट की तरह नहीं है कि जो अमीर है वो अमीर होते जा रहे हैं, हमारा भरे दूसरे का चाहे हरे भरे कुछ ना हो। आज पैसा कमा कमा सब ठूस ठूस कर रख लिए। कभी कभार तो जब पढ़ता हूँ कि अच्छा ये व्यक्ति अगर हर दिन 3 लाख रुपए भी खर्चा कर रहा है तो उसको ये पैसा खर्चा करने में 70,000 साल लग जाएंगे, वो जिए कीटाणु बन जाएगा। तो वही चीज यहां पर कह रहा है कि जो पहले के जो सरदार होते थे, मतलब कबीलों के, उनके अंदर क्या था, कल्याण का भाव था, स्वामित्व का भाव नहीं था कि नहीं मैं तो सरदार हूं, मैं तो किंग हूं, नहीं, मतलब ठीक है ये हमारा कबीला है, इसके लिए कुछ फैसला लेना पड़े या किसी और कबीले से युद्ध हो तो मैं इसकी रक्षा कर सकूं। और ये लोग सामूहिक रूप से खेती करते थे, सामूहिक, जैसे बिहू वगैरह है, ये प्रॉपर एक डांस है लेकिन अनाज की उसमें होता है। जैसे पंजाब में लोहरी होता है, साथ में काटना, एंजॉय करना अनाजों का, सेम उसी प्रकार था। जैसे जैसे समय बीतता गया, पल्ली, पल्ली मतलब एक छोटी सी बस्ती, एक छोटा सा गांव, बड़े गांव में परिवर्तित हो गए। अब मुख्यतः भोजन, वस्त्र, उपकरण आदि वस्तुओं का आदान प्रदान करने लगे, ठीक।
सही बात है। अब जैसे पहले गांव में क्या होता था कि अच्छा आटा खत्म हो गया बा, अब कौन पिसाने 8 किलोमीटर जाए, एक काम करा है भैया, जब बगल वाले घर से ले आवा, तो बगल वाले घर से आटा लेके आएंगे तो उनका बर्तन कभी खाली नहीं देंगे, फिर उस दौरी में या तो हम लोग चावल या दाल या चीनी कुछ भी करके उनको दे देंगे। तो मतलब क्या कि फिर लोगों ने धीरे धीरे जिनके पास जो चीजें नहीं थी उन चीजों की पूर्ति जिनके पास होती थी वो करते थे, और जब इनके पास कोई चीजें नहीं होती थी तो उस चीजों की पूर्ति वो करते थे। उसके बाद फिर अध्याय 6 में देखेंगे, आगे बढ़ने से पहले कह रहा है कि हमें अपने अतीत के बारे में और अधिक जानने के कुछ तरीकों का पता लगाया है, जैसे समय रेखा की अवधारणा, जैसे मैंने बताया आपको कि कब कौन पैदा हुआ, वर्ष दशक शताब्दी और सहस्त्राब्दी, ये भी मैंने आपको बताया, विभिन्न स्रोत भी मैंने बताया जो कि आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आरंभिक जीवन कैसा था इसको भी हमने समझा, ये इस बात की बात कहता है। और उसके बाद यहाँ पर ये होमवर्क दे देता है और समरी दे देता है। स्कूल की अभी भी क्लासेस बड़ी अच्छे से याद आती है कि किताबों के बाद नीचे लिखा था संक्षेप, संक्षेप, ठीक, हिंदी थोड़ा सा हमारा ना लपुट जाइए टाइप में, संक्षेप। तो जैसे जो 12 पेज में पढ़ते हैं ना उसको 12 पॉइंट में खत्म कर देता था, और फिर नीचे रहता था क्वेश्चन आंसर, ब्रैकेट में लिखा रहता था कि डू इट योर ओन वे या डू इट योर सेल्फ, खुद करिए। तो वही चीज है कि आप आसपास उपलब्ध इतिहास के स्रोतों का उपयोग करते हुए अपने परिवार तथा इतिहास में लिखिए, अपने गांवों का इतिहास लिखिए। क्या हम इतिहास की तुलना जासूसों से कर सकते हैं? ठीक है। समय रेखा पर क्या है कि ये उन्होंने एक्सप्लेन किया था। अब जैसे है कि उसने क्वेश्चन दे दिया कि अगर चंद्रगुप्त का जन्म 320 ईसा पूर्व में हुआ तो बताइए उनका संबंध किस शताब्दी से है, तो ये 4th शताब्दी हो जाएगा, ईसा मसीह के पहले। तो ये प्रश्न है। ये एनसीईआरटी का जनरली पहला चैप्टर लोग जैसे लेके आते हैं कब और कहां, ये वाली चीज, लेकिन हमको उनको पढ़ने से पहले हमें तो ये पढ़ना है ना समय रेखा, क्योंकि इतिहास को जब हम चालू करते हैं तो उनका समय विभाजन बड़ा विचित्र होता है, और कई सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं और बड़े बड़े लोग जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी अगर पूछा जाए सहस्त्राब्दी या शताब्दी या युग और काल में अंतर क्या है, या ईसा मसीह या ईसा पूर्व ईस्वी में क्या अंतर, नहीं बता पाते हैं। जैसे हमने कंट्रडिक्शन देखा, यहां पर ईसा पूर्व और ईस्वी के बीच कैलकुलेट करने के लिए जोड़ के -1 करना है, लेकिन हमारा आयोग सीधा सीधा कर देता है जोड़ दीजिए। ये थी आपकी पहली क्लास इतिहास की, जिसमें खास बात ये था, जिसका आज क्या टॉपिक था, अध्याय 4 क्लास 6 का, क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4, क्योंकि क्लास 6 में सोशल साइंस होता है, उसमें कई सारे पोर्शन रहते हैं, सिविक्स, ज्योग्राफी, उस पर खैर बाद में कभी चर्चा की जाएगी। तो इतिहास की समय रेखा और उसके स्रोत के बारे में जाने। अब अगली क्लास जो इसका चैप्टर होगा, मैं चैप्टर के साथ आपके सामने लेकर आऊंगा, ताकि अगर आप किताब पढ़े तो आपको समस्या ना हो। आशा करता हूं कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आपको मजा आया होगा। तो इसी तरह क्लास को करते रहिए, आपको जो क्लास है वो लगातार मिलती रहेगी एनसीईआरटी का, और ये सभी परीक्षाओं के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं भी तैयारी करने जाएं तो लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़िए, तो घर पे बैठे बैठे पढ़िए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद, जय भारत, सभी को धन्यवाद। सब अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा, और कमेंट जरूर कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसी लगी और कौन सी चीज नहीं समझ में आई। मिलते हैं, सभी को धन्यवाद दोस्तों।